नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आर्यभट्ट आईएएस के ऊपर हार्दिक स्वागत है। अपनी पॉलिटी की सीरीज के अंदर हमने आर्टिकल 22 तक, जो कि एबियस कॉर्पस राइट्स या फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एबियस कॉर्पस यानी निवारक नजरबंदी, प्रिवेंशन डिटेक्शन के अधिकार तक हमने कर लिया था। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के मूल अधिकार, चौथे मूल अधिकार के बारे में, जिसका नाम है राइट अगेंस्ट अबॉलिशन। क्या नाम है? राइट अगेंस्ट अबॉलिशन। राइट अगेंस्ट अबॉलिशन किसकी बात करते हैं? देखो, शोषण के विरुद्ध अधिकार। जैसा कि आप सभी को पता है कि एक मानव वो एक स्वच्छंद रूप से जन्म लेता है, लेकिन जैसे जैसे वह धीरे धीरे से वह समाजीकरण की प्रक्रिया में बढ़ता है, तो वह स्वच्छंदता यानी कि स्वच्छंदता का मतलब ये होता है कि वह निरपेक्ष आजादी से अब वह समाज की उन मतलब जो भी होते हैं ना, मूल्य होते हैं, उनके विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता, उसकी स्वतंत्रता सीमित होती जाती है। ठीक वैसे ही इसमें होता है। वैसे इसमें क्या होता है कि किसी व्यक्ति का शोषण नहीं किया जा सकता, यानी कि शोषण न करना, यानी शोषण करेगा कौन? अब देखो, शोषण दो तरीके से हो सकता है सरकार कर ले शोषण, क्या हो सकता है समाज कर ले। हमारे यहाँ पर जैसे कि आप बात करते हो आर्टिकल 17 है, छुआछूत का प्रतिबंधित। छुआछूत को क्या किया गया? प्रतिबंधित किया गया। इसका मतलब क्या है? छुआछूत कौन करता था? सरकार करती थी या समाज करता था? तो वह अधिकार हमारे समाज के खिलाफ था। ऐसा ही इसमें है। क्या शोषण समाज भी कर सकता है और शोषण कौन कर सकता है? राज्य भी कर सकता है। तो उसी शोषण से, किसी व्यक्ति को शोषण से बचाने के लिए हमारे संविधान के अंदर मूल अधिकार के अनुच्छेद 23 व 24 के अंदर हमें एक अधिकार दिया गया, जिसका नाम है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंदर मैं आपको सबसे पहले एक बात बताना चाहूंगा, वो ये है कि यह व्यक्तियों को मिलता है, न कि नागरिकों को। यानी कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी देश का हो, भारत के भूभाग के ऊपर जो जहां पर भारतीय संविधान की विधि लागू होती है, उसके ऊपर उस व्यक्ति को यह अधिकार मिलेंगे। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार में व्यक्ति को शोषण से बचाया जाता है। किससे बचाया जाता है? शोषण से बचाया जाता है। अब शोषण से बचाया जाता है तो एक्चुअली में शोषण होता क्या है? ठीक, हमारे संविधान में शोषण को 3 तरीके से बताया गया, 3 प्रकार से बताया गया। यानी कि हमारे संविधान के अंदर शोषण के बारे में जो बताया गया वो 3 प्रकार से बताया गया। क्या क्या? सबसे पहले बताया गया कि मानव दुर्व्यवहार एक शोषण का प्रकार है। दूसरा हो गया बिगाड़, और तीसरा हो गया हमारा जिसके अंदर हमने किसको शामिल किया? बलात्सरण को शामिल किया। यानी मानव दुर्व्यवहार, बिगाड़ और बलात्, यानी शोषण 3 तरीके से हो सकता है। मानव दुर्व्यवहार का मतलब क्या है? मानव की खरीद या फरोख्त करना, यानी मानव को बेचना। जैसे कि अंग्रेजी शासनकाल में गिरमिटिया मजदूर, या फिर असम की मतलब जो खदान वगैरह है वहां के ऊपर काम करने के लिए जाने वाले मजदूर, जो कि बांग्लादेश या पश्चिम बंगाल से जाते थे। अब उनको क्या था? क्या उनको निश्चित कोई भी वेतन मिलता था? नहीं। क्या उनके काम के घंटे निश्चित होते थे? नहीं। तो क्या वह मतलब परिवार से और अपनी संस्कृति से अलग रहते थे? वहां पर उन्हें अपनी संस्कृति के संरक्षण का भी अधिकार नहीं है। तो क्या उन व्यक्तियों का शोषण नहीं हो रहा? ठीक है। तो एक्चुअली में किसी भी, अब गिरमिटिया मजदूर, या फिर आपने एक चीज सुनी होगी, गिरमिटिया मजदूर के अंदर उन्हें कंसंट्रेशन कैंप्स के अंदर अन्य अफ्रीका जैसे देशों में ले जाया गया, और अफ्रीका से उन्हें लैटिन अमेरिका जैसे देशों के अंदर ले जाया गया, और वहां पर उन्हें मतलब कार्य करने के लिए न कोई निश्चित वेतन दिया गया, न कुछ दिया गया, और अमानवीय दशा के अंदर कार्य करना पड़ा। क्या यह उनका शोषण नहीं होता था? उसी शोषण में अब क्या था? पहले मानव को भी बेचा जाता था, मानव की खरीद फरोख्त होती थी। उसको बताया गया कि मानव दुर्व्यवहार के अंदर मानव खरीद फरोख्त, ठीक, मानवीय अंगों का आप व्यापार नहीं कर सकते, वही शोषण का प्रकार है। महिलाओं या बच्चों के साथ महिलाओं या बच्चों के साथ दुर्व्यवहार भी नहीं कर सकते, और उनके भी अंगों को नहीं बेच सकते, उनकी भी खरीद फरोख्त नहीं कर सकते। यानी कि पहले शोषण कौन सा था? मानव दुर्व्यवहार। दूसरे शोषण की अगर मैं बात करूं तो बिगाड़ का मतलब सिंपल सा है, अगर आप काम करें और आपको वेतन न मिले, उसको भी शोषण के अंदर काउंट किया जाता है भारतीय संविधान में। तीसरा होता है बलात्सरण का सिंपल सा मतलब ये कि किसी को इच्छा विरुद्ध के कार्य करवाना, यानी कि वह उस कार्य को करने के लिए उसकी इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी उसके साथ जबरदस्ती करके उससे कार्य करवाया जा रहा है। ठीक है।
तो इच्छा विरुद्ध के, या फिर बंधुआ मजदूरी यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का आपने नाम सुना होगा। मतलब क्या है, किसी के साथ जैसे अब बंटोटा लीज को 100 साल तक लीज पर लिए, उसी तरह जैसे कि किसी व्यक्ति को 2 या 4 सालों के लिए काम करने के लिए उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, उसके ऊपर भी रोक है। यानी भारतीय संविधान में शोषण के 3 रूपों को बताया गया, मानवीय दुर्व्यवहार, बेगार व बलात्संग। अब भारतीय संविधान के अंदर आर्टिकल 23 बात क्या करता है? भारतीय संविधान का आर्टिकल 23 यह बात करता है कि भारतीय संविधान के अंदर या भारतीय क्षेत्र के भूभाग के ऊपर बलात्संग, बेगार व मानवीय दुर्व्यवहार प्रतिबंधित है। भारत या फिर भारत के अंदर रहने वाले किसी भी व्यक्ति या नागरिक के साथ मानव दुर्व्यवहार या बेगार या फिर बलात्संग नहीं होगा। ठीक है। अब लेकिन देखो, यह तो आर्टिकल क्या था? यह तो आर्टिकल 23(1) था। ठीक है। अब इसका सब क्लोज नंबर 2 है, जो 23 सब क्लोज 2 की बात करता है। वो क्या कहता है? इसका कुछ अपवाद भी है। अगर राज्य चाहे और राज्य कुछ ऐसे मतलब प्रोजेक्ट के ऊपर कार्य करना चाहता है, ऐसे नीति क्रियान्वयन पर कार्य करना चाहता है कि उससे क्या हो, मतलब समाज को फायदा हो, यानी कि कोई भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अगर कोई कार्य अगर राज्य करना चाहता है तो वह चाह सकता है कि वह इच्छा विरुद्ध के भी कार्य करवा सके लोगों से, और हो सकता है उसके काम के बदले शायद उसके पास पैसे न तो वेतन भी नहीं दे सके। ठीक है। लेकिन ये निरपेक्ष है, मानव का दुर्व्यवहार राज्य भी नहीं कर सकता। ठीक है। तो राज्य कुछ सार्वजनिक सेवा का प्रावधान कर सकता है, जिसके अंदर आर्टिकल 23 का सब क्लोज क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब लेकिन परंतु इसके अंदर आर्टिकल 15 को ध्यान में रखेगा। आर्टिकल 15 क्या बात करता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, मूलवंश या फिर लिंग या फिर जन्म स्थान, इसके आधार किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। अगर वह सार्वजनिक सेवा का कोई भी कार्य का प्रावधान भी करता है तो वह किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान या मूलवंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यह था आर्टिकल 23। अब आर्टिकल 23 का थोड़ा सा विस्तार हमारे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी किया है। अब सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 23 से रिलेटेड सबसे पहले केस आया 1980 के अंदर। 1980 के अंदर सबसे पहले केस कौन सा है? देखो, ये मेंस के में यहाँ पे लिखवा नहीं रहा, जो मैं बोलूँ वो आप लिख सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सबसे पहला केस आता है जब एक कंपनी है एशियन वर्कर। ठीक है। अब एशियन वर्कर के अंदर मजदूरों की हड़ताल का केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है। तो सुप्रीम कोर्ट वहां पर एक बात बोलती है, वह कहती है कि अगर किसी व्यक्ति को निर्धारित मजदूरी या न्यूनतम मजदूरी, यानी कि राज्य द्वारा न्यूनतम मजदूरी, जैसे कि अभी 300 रुपए का रेट चल रहा है, ठीक है, अगर किसी भी व्यक्ति को या किसी भी मजदूर को निर्धारित मजदूरी या न्यूनतम मजदूरी से कम वेतन दिया जाता है तो वह भी किसमें शामिल होगा? बेगार में शामिल होगा। यह कब कहा? 1980 में एशियन वर्कर वार्ड्स में सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को न्यूनतम मजदूरी से कम वेतन भी दिया जाता है तो वह भी किसमें शामिल होगा? बेगार में शामिल होगा। इसका मतलब अगर न्यूनतम मजदूरी से भी कम वेतन मिलना हमारे यहाँ पर अगर उसके खिलाफ अधिकार है हमारे पास, कौन सा? शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट अबॉलिशन। अब मैं बात करता हूँ, एक केस हो रहा था, जैसे कि आपको मैं वैसे बोल के बता देता हूँ, विशाखापट्टनम वाद के बारे में आपने सुना होगा। विशाखापट्टनम वाद एक्चुअली में क्या था? यौन शोषण के विरुद्ध दी गई गाइडलाइंस थी, जिसके अंदर मतलब किसी भी महिला के साथ सार्वजनिक प्लेसेस के ऊपर मतलब अभद्र बातें करना या फिर अभद्र कुछ वीडियोज या शॉर्ट्स वगैरह दिखाना या फिर उसके साथ कुछ गलत या अश्लील बातें करना या अश्लील कार्य करना, वे सभी विशाखा गाइडलाइंस के अंदर 1997 के अंदर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई थी। उसमें भी एक टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम था यौन शोषण। यानी कि यौन शोषण भी किसके विरुद्ध मिलता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी यौन शोषण भी एक शोषण का रूप होगा। यानी कि आप यहाँ पर विशाखापट्टनम गाइडलाइन के तहत यौन शोषण भी ऐड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये था अपना आर्टिकल नंबर 23। अब मैं बात करता हूँ आर्टिकल नंबर 24 की, जो कि एक और प्रकार की मतलब शोषण की बात करता है, जिसके अंदर बच्चों को कार्य, मतलब क्या है? बच्चों को किसी भी ऐसी जगह के ऊपर नहीं लगाया जा सकता 6 से 14 उम्र के बच्चों को, कि इससे उनके अमानवीय दशाओं में कार्य करना पड़े या फिर क्या हो उनके स्वास्थ्य पर कोई गलत इफेक्ट पड़े। वो करेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। अब मैं बात करता हूं शोषण के दूसरे रूप का। शोषण के दूसरे रूप का मतलब क्या है? शोषण का दूसरा रूप यानी कि बाल श्रम। बाल श्रम का क्या मतलब है? अर्थात 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कोई भी ऐसी खतरनाक जगह पर कार्य लगवाना या फिर ऐसी अमानवीय दशाओं के अंदर कार्य करवाना जिससे उनके स्वास्थ्य या फिर उनके मानसिक
या उनका मानसिक उत्पीड़न हो या उनके मानसिक और शारीरिक रूप से वो प्रभावित हो। ठीक है, तो आर्टिकल 24 किसको प्रतिबंधित करता है? बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है। बाल श्रम का मतलब क्या है? कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध, यानी कि कारखानों के अंदर बच्चों को किसमें नहीं लगाया जा सकता? नियोजन के कार्य में। नियोजन का मतलब होता है कार्य करवाना या प्लानिंग करना। ठीक है, अब देखो क्या मतलब क्या है। अब क्या बच्चों को हर जगह नहीं लगाया? हर जगह मतलब क्या है? इसका मतलब ये भी बाल श्रम तो एक्चुअली में घर का कार्य करवाना या फिर ढाबा वगैरह या चाय की दुकानों के ऊपर या फिर जो टोपरी वगैरह होती है या फिर होटल वगैरह होते हैं वहां पर जो बच्चे कार्य करते हैं, क्या वो सही है? एक्चुअली में देखो, मैंने आपको पहले ही बताया कि अधिकार वैसे तो दो प्रकार के हैं भारतीय संविधान में। मूल अधिकार दो प्रकार के हैं, एक सापेक्ष और एक निरपेक्ष। सापेक्ष का मतलब ये होता है कि उनके ऊपर कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, और निरपेक्ष का मतलब ये होता है कि उनके ऊपर कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे कि अगर मैं यहाँ की बात करूँ शोषण बाल श्रम की, तो बाल श्रम में बच्चों को सिर्फ खतरनाक उद्यमों, कारखानों या फिर ऐसे परिसंपत्तियां या फिर परिनिर्माण, जैसे कोई निर्माण से संबंधित कार्य हो गया या फिर ऐसे कार्य हो गए जैसे कि रेलवे वगैरह में हो गया या फिर कंस्ट्रक्शन का कार्य हो गया, उनके अंदर 14 से कम उम्र के बच्चों को नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, लेकिन इसका अपवाद क्या है कि बच्चों को घरेलू या पारिवारिक कार्य में लगाया जा सकता है। वैसे तो 2006 के अंदर जो होटल वगैरह या चाय के ढाबों पर जो कार्य करते हैं उनके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। ठीक है, अब यह आर्टिकल बात किसकी करता है? आर्टिकल 24 शोषण का दूसरा रूप बाल श्रम प्रतिबंधित। इसका मतलब क्या है? बाल श्रम प्रतिबंधित है। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध। अब देखो, किसी फैक्ट्री, खान या अन्य परिसंकटमय गतिविधियों जैसे निर्माण, रेलवे या खतरनाक कारखानों जैसे 14 से कम उम्र के बच्चों को इसमें नहीं लगाया जा सकता, लेकिन नए नुकसान पहुंचाने वाले कार्यों में से लगाया जा सकता है, जैसे घरेलू या पारिवारिक कार्य। ठीक है, ये तो इसका अपवाद हो गया। और ये इसका क्या हो गया? ये इसका क्या हो गया? बाल श्रम प्रतिबंधित के अंदर ये बता दिया कि जो भी खतरनाक अवसंरचना है उसके अंदर किसी भी बच्चे को नहीं लगाया जा सकता, किसी भी बालक को नहीं लगाया जा सकता। अब देखो, वैसे तो देखो दो चीज होती है, आप एक चीज समझो, संविधान व राजव्यवस्था में क्या अंतर है। ठीक है, तो देखो संविधान एक कागजी दस्तावेज है, वैधानिक दस्तावेज है, संवैधानिक दस्तावेज है, और जब इसको समाज के ऊपर उतार दिया जाए तो वह राज्य व्यवस्था हो जाती है। जैसे आर्टिकल 17 की मैं बात करता हूँ, आर्टिकल 17 का एक तो किताबी रूप है कि अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है, छुआछूत का अंत कर दिया गया है, अनडिसेबिलिटी का अंत कर दिया गया है, लेकिन जब उसे समाज में उतारा जाता है तो सामंत वर्ग जो कि समाज में आज भी विद्यमान है, तो उसका कुछ ना कुछ रूप हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसी के अंदर ऐसी बात ये है क्या? ठीक है, अब इसी को ऐसे समझो, हमने संविधान में तो डाल दिया कि बाल श्रम है वो क्या है? निषेध है, लेकिन उसके ऊपर कानून बनाने का कार्य, उसे समाज में लाने का कार्य, उसके ऊपर नीति क्रियान्वयन का कार्य कौन करेगा? राज्य करेगा। अब राज्य का काम क्या है? तो राज्य ने सबसे पहले इसके ऊपर एक कानून बनाया। राज्य ने सबसे पहले इसके ऊपर कानून बनाया 1986 के अंदर। 1986 के अंदर जिसका नाम क्या था? बाल श्रम निषेध व विनियमन अधिनियम। बाल श्रम निषेध व विनियमन अधिनियम। ठीक है, इसके अंदर क्या था? अगर किसी से करवाया जाता तो जुर्माना क्या होगा, या फिर उसे वह के व्यक्ति कितने दंड का अधिकार होगा, या फिर मतलब 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तो कारखानों में नहीं लगा सकते, लेकिन क्या किशोर को लगा सकते हैं 14 से 18। तो ऐसी सभी बातें इसके अंदर थी। इतना डीप जाने की आपको जरूरत नहीं है, वो कभी नहीं पूछेगा। ठीक है, तो इसके अंदर अभी हाल ही में संशोधन हुआ है जिसका नाम है बाल श्रम व किशोर, यानी कि अब इसके अंदर किसको शामिल कर लिया गया? किशोर को शामिल कर लिया गया। 14 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। अब इसमें क्या हुआ? निषेध व विनियमन अधिनियम 2016, इसके अंदर बाल श्रम किशोर यानी किशोर को भी डिफाइन किया गया है। और किशोर के अंदर कैसे बताया गया कि मतलब क्या है, कारखाने के अंदर या खान या फिर कोई भी ऐसी फैक्ट्री जिसके अंदर मानवीय दशाएं अनुकूल न हो, उसके अंदर किसी भी बच्चे को, किसी भी किशोर को नहीं लगाया जा सकता, अन्य किसी भी फैक्ट्री में लगाया जा सकता है। इसके अलावा एक और प्रयास जो कि राज्य सरकार द्वारा यानी कि भारतीय केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है, उसका वो क्या है? बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, यानी कि एक आयोग की स्थापना की गई है जो राज्य व केंद्र लेवल के ऊपर कार्य करेगा। अब इसका मतलब क्या है? आयोग का कार्य क्या होता है? आयोग का कार्य होगा कि वह देख रेख करेगा, या फिर इससे संबंधित जितने भी केस आएंगे
उनको वह देखेगा। जैसे अपने यहाँ पर क्वाजी जुडिशियल सिस्टम अपनाया गया है तो उसको कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं होगी, यहीं पर इसका निपटारा हो जाएगा। इसके तहत आयोगों की स्थापना की जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो भी बालक पुनर्वास केंद्र की स्थापना की जाएगी। बालक पुनर्वास केंद्र की स्थापना का मतलब, इसका मतलब ये कि कोई भी बच्चा जो कि इन सबसे पीड़ित है या उसका शोषण हुआ है या फिर उसके माता पिता या अनाथ हो गए हैं, ठीक है, तो ऐसे में उसको मतलब समाज की मुख्य धारा में ऐड करने के लिए शोषण पुनर्वास केंद्र की स्थापना की जाएगी, ठीक है। ऐसी चीजों की ये था अपना शोषण का दूसरा रूप, बाल श्रम प्रतिबंधित। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपका आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 जिसके अंदर राइट अगेंस्ट अबॉलिशन के बारे में हमने चर्चा की, जिसके अंदर हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंदर सबसे पहले हमें यह बताया गया कि बलात्सर्म यानी कि किसी की इच्छा शक्ति के विरुद्ध कार्य करवाना या फिर किसी के इच्छा शक्ति के विरुद्ध कार्य करवाना, या फिर क्या था मतलब बिगाड़ था। बिगाड़ के अंदर क्या था, बिगाड़ के अंदर किसी भी व्यक्ति को निःशुल्क कार्य नहीं करने देना, ठीक। इसके अलावा मानव दुर्व्यापार जिसके अंदर मानवीय अंगों के खरीद फरोख्त या मानवीय अंगों के व्यापार के ऊपर रोक लगाई गई थी, ठीक। इसके अंदर हमने एशियन वर्करवाद और विशाखापट्टनम गाइडलाइन जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1980 के अंदर 1997 के अंदर दी गई थी, ठीक है, यौन शोषण को भी इसमें शामिल किया गया। और एशियन वर्कर में यह बताया गया कि न्यूनतम मजदूरी से नीचे अगर किसी को वेतन दिया जाता है तो वह भी किसके अंदर शामिल होगा, बेगार के अंदर शामिल होगा। बंधुआ मजदूरी पर यह रोक लगाता है, ठीक है। फिर हम आए आर्टिकल 24 के अंदर। आर्टिकल 24 बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। बाल श्रम के अंदर क्या होता है, बाल श्रम के अंदर किसी भी बच्चे को ऐसी खतरनाक जगह के ऊपर नहीं लगाया जा सकता जिससे उसकी मानवीय अंगों के विकास की गतिविधियां रुक जाए या थम जाए, ठीक है। तो ये था हमारा आर्टिकल 23 और 24। धन्यवाद दोस्तों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों।